स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग को एक चीज़ बताते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके BHO एंट्रेंस का डेट आ चुका है, मीन्स अब क्लियर हो चुका है। आपका एंट्रेंस होगा, मेरिट बेसिस पे जो बातें चल रही थी सारी चीज़ें हम कहें कि जो भी कन्फ्यूजन था सब कन्फ्यूजन अब दूर हो गया। तो अब आप लोग भी अपने तरफ से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से कीजिए और ज़रा से भी परेशान मत होइएगा कि मीन्स कोर्स कैसे कवर होगा, क्या चीज़ होगी। खास तौर से हम एमकॉम वालों के लिए बोलें क्योंकि इनके पास टाइम कम बचा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपके लिए रिलेवेंट चीज़ें हैं वो बताऊं। गलती आप लोगों ने स्टार्टिंग में किया है, आपको भी पता होगा कि पहले मैं परेशान रहता था कि बेटा आप लोग पढ़िए पढ़िए। अब देखिए यही चीज़ें होती हैं क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। तो अब देखिए 15 दिन का केवल टाइम मिल पा रहा है लगभग आप लोग को, लेकिन बीकॉम वालों के लिए बोले तो आप लोग जरा भी टेंशन मत लीजिएगा। आपके लिए हमारे पास इनफ टाइम है। मैं आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, जो भी चीज़ें आप लोगों को हैं जरूरी वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। और एक चीज़ और बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ क्लासेस लाइव लेने का, मीन्स जूम के थ्रू। तो अगर आप लोग एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं जूम के थ्रू कुछ चीज़ें लूं कि जो मीन्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं चाहता हूं डायरेक्टली लाइव बताऊं ताकि आपके माइंड में भी अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो उस क्वेरीज को मैं ऑन द स्पॉट वहीं पर सॉल्व कर दूँ। फिर दूसरी चीज़ बोलें, देखिए 16 अगस्त से मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मीन्स रेगुलर कोर्सेज का, कि क्लास 11 12 बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अकाउंट्स के रिलेटेड, कि आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि जो आपके जूनियर्स हैं या आपके पास जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको सजेस्ट कीजिए ज्वाइन करें कि। और इसका वन टाइम फीस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़, क्योंकि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं बेटा कि उसको निकालना ही पड़ता है। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं आप लोगों से कि अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिए कि आप लोग पिछले कई 3-4 महीनों में जब से ऐड हुए हैं इस चीज़ को फील किए हैं कि आप जो पहले अकाउंट्स पढ़े थे जो फिर अब पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंसेस क्या हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो गलती आप लोग से हुई है वो आपके जूनियर से ना हो पाए, मीन्स वो प्रॉब्लम आगे चल के वो लोग भी ना फेस करें, तो आप ज़रूर उनको सजेस्ट कीजिए ज्वाइन करें। और सारी फैसिलिटीज़ उनको उसी तरीके से मिलेंगी जैसे ऑफलाइन में होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर स्टूडेंट्स के क्वेरीज को, जो भी उनके डाउट्स हैं, ऑन द स्पॉट या हम कहें इमीडिएट सॉल्व कर सकें। तो आप अगर चाहते हैं वो लोग भी थोड़ा बेनिफिट गेन कर सकें तो आप उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। ज्वाइन करना या ना करना उनकी बात है। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा इंश्योरेंस हम पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें करते हैं आगे। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में हम बोलें तो पहला मेरा जो प्रिंसिपल है आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। इसके बारे में हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन भी किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये होता है कि मीन्स एक चीज़ बोलता है कि जब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी और जो कस्टमर है, मीन्स जो हम कहें कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर की बात कर रहा है, दोनों लोग अपने तरफ से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं रहेगा जो कि कंपनी से क्या करते हैं छिपाते हैं या कंपनी अपने कस्टमर से छिपाए। ठीक, मीन्स कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आप कोई भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप उसके ओनर नहीं हैं, या आप कहें कि हम लाइफ इंश्योरेंस ही आप ले रहे हैं कि आप कोई ऐसी बीमारी छिपा रहे हैं कि जो आपको बहुत ही कहें कि ऐसी बीमारी है कि आप उससे कभी भी डेथ हो सकती है। ठीक, और आप वो बीमारी कंपनी को बता नहीं रहे, तो ऐसे में क्या होगा कि जब टाइम आएगा पेमेंट का, अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आपने ऐसी चीज़ें छिपाई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। या हम कहें कि कोई भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन थे जो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को नहीं बता रही है, तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, तो उस केस में कंपनी के ऊपर जो है इंश्योर्ड पर्सन है वो केस कर सकता है। दैट यहाँ पे एक चीज़ बोला जाता है अटमोस्ट गुड फेथ में कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज मीन्स इंश्योरेंस कंपनी और जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है, अपने अपने तरफ से जो भी हम कहें कि रिलेवेंट चीज़ें हैं उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी हम आपको पहले बता चुके थे। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यह है कि देखिए आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी पर्सन का ले सकते हैं, बशर्ते शर्त एक होती है कि जब उसका लॉस हो। ठीक है, मीन्स जिस चीज़ के लिए आप ले रहे हैं, जिस भी कॉजेज़ के लिए, तो आपको उससे क्या हो, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर है, मीन्स आप फाइनेंशियली सफ़र करें उस प्रॉपर्टी के लॉस होने की वजह से या उस पर्सन के लॉस होने की वजह से लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो ये तभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं।
कहने का मतलब कि अगर हम कहें कि किसी भी पर्सन का आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, कल को उसकी डेथ हो रही है, तो उसके डेथ होने की वजह से आपको फाइनेंशियली अगर लॉस होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि मीन्स आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके पड़ोसी में कोई है, अब जाके उस पड़ोसी का आप इंश्योरेंस पॉलिसी करा दिए, मीन्स उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए कि अच्छा भैया कल को डेथ होगा, उस आप क्या करेंगे, उसका मैच्योरिटी अमाउंट ले लेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके डेथ होने की वजह से क्या आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है? नो। या हम कहें कि पड़ोसी के घर में गाड़ी खड़ी है, आप ले जाकर उस गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिए, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। दैट्स मीन्स इंश्योरेंसबल इंटरेस्ट की बात ये आती है कि जब भी उस प्रॉपर्टी का या उस पर्सन का किसी भी तरीके से लॉस होता है, तो जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इफेक्ट आना चाहिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये माना जाएगा आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक, हम बात करें यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस केस के पॉलिसी में कि हम कहें कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक है, हस्बैंड ने क्या किया, वाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। आफ्टर सर्टेन टाइम, जिस टाइम वो क्या किया, पॉलिसी लिया, उसके बाद हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो जाता है, मीन्स तलाक हो गया और वाइफ चली गई। तो अब देखिए कि जब जिस डेट को तलाक हुआ उस डेट के बाद से हस्बैंड क्या कर सकता है कि अपने वाइफ का, मीन्स जो उसकी भूतपूर्व वाइफ थी उसकी क्या कर सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता, मीन्स लाइफ इंश्योरेंस नहीं सकता। लेकिन जो पहले पॉलिसी लिया था वो पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी क्योंकि उस टाइम तो उसका क्या था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट था उसकी वाइफ में, कि मीन्स अगर उसके वाइफ का डेथ होता, कुछ भी होता, उसको फाइनेंशियली सफर कर सकता था। ठीक, अगर हम फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करें तो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जिस टाइम आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और जिस टाइम आप लॉस में जा रहे हैं, दोनों टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस के केस में जिस टाइम आप पॉलिसी लिए हैं और साथ ही साथ जिस टाइम आप लॉस हो रहा है उस टाइम भी आपको क्या होना चाहिए कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले मरीन इंश्योरेंस की बात, तो मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि जिस टाइम लॉस हो रहा है एक्चुअली उस टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोले कि मरीन इंश्योरेंस बेसिकली जो बात की जाती है कि जब आप समुद्र के रास्ते कोई भी सामान मंगवा रहे हैं जहाज से, तो उसकी बात आती है। तो अब हो सकता है जिस टाइम आपका समुद्र में जहाज पे सामान लादा गया तो उस टाइम क्या किया गया कि जो सेलर था वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, मीन्स उसका इंश्योरेंस करा देता है। लेकिन जैसे ही सामान वहाँ से निकल गया तो अब क्या होगा कि सेलर का उससे कोई कर सकते हैं कि एक तरीके से लाइबिलिटीज़ नहीं रही, मीन्स अब उसका जो भी हम कहें कि ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र हो गया बायर के पास। अब रास्ते में अगर सामान आ रहा है वो कहीं समुद्र में डूब गया तो यहाँ पे आप कहें इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका था, सेलर का था कि बायर का। मीन्स अगर यहाँ पे रास्ते में सामान लॉस हो रहा है तो बायर का लॉस हो रहा है ना कि सेलर का, तो यहाँ पे कौन इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा, बायर माना जाएगा। तो पेमेंट जो मिलेगा वो बायर को मिलेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। देखिए इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, हम आपको पहले भी बताया था। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम कहें कि जब भी कभी किसी को लॉस होता है, जब पॉलिसी लिया रहता है तो उसको क्या किया जाता है, उस लॉस की भरपाई की जाती है। लेकिन अब बात यहाँ पे आता है, क्या किसी के जीवन का मूल्य निकाला जा सकता है? मीन्स हम कहें कि कोई एक इंसान है उसका क्या आप वैल्यू कर सकते हैं, अच्छा आपके न रहने की वजह से 10 लाख का लॉस होगा, 1 लाख रुपए का लॉस होगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जितने अमाउंट का लिए रहते हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। या हम कहें कि अगर कोई ऐसा इवेंट अगर हो जाता है कि जैसे अगर हम बोले डेथ की बात आती है, तो अगर डेथ हो जाती है तो अगर आपका पॉलिसी 50 लाख रुपए का है तो आपको 50 लाख मिलेगा, 5 लाख का है 5 लाख, मीन्स पूरा का पूरा अमाउंट मिलता है। लेकिन हम बोले नॉन लिविंग थिंग्स में, मीन्स जनरल इंश्योरेंस के केस में यहाँ पे तो ऐसी बातें नहीं है कि अगर आपको कोई भी लॉस होगा उस लॉस का एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बोले कि जैसे आप किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक, तो उस व्हीकल का मान लीजिए हम बोले कि 1 लाख रुपए उसका कॉस्ट था, आपने इंश्योरेंस करा लिया, ठीक, लेकिन जिस टाइम लॉस हो रहा है उस व्हीकल का, अगर हमको चोरी लगी, आग लगी, तो उस चीज़ का वैल्यू निकाला जा सकता है व्हीकल का। मीन्स उस डेट पे क्या उस एसेट्स की वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख आप लिए थे 1 साल पहले, तो 1 साल बाद उसमें अगर 10% डेप्रिसिएशन लगा तो अब उसकी वैल्यू घट चुकी है। तो कहने का मतलब कि
अगर हम बोले इन शॉर्ट कि नॉन लिविंग थिंग्स, जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि कंपनी जो आपका वैल्यू रहता है, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस रहती है या जो एक्चुअल लॉस हुआ रहता है, उन दोनों में से जो लोअर प्राइस होती है वही आपको पे करेगा। ऐसा नहीं कि आपके एसेट्स की वैल्यू है कि 50,000 रुपए, आप 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिए और कंपनी आपको 1 लाख रुपए पे करे, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी चीज बोले कि आपके एसेट्स की वैल्यू है 5 लाख रुपए, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 4 लाख रुपए का, तो यहाँ पे कंपनी कल को आपको 5 लाख रुपए नहीं पे करेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया 4 लाख का। तो आपको कंपनी मैक्सिमम अगर अमाउंट पे कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए पे करेगी। अब चलते हैं अगले पे, प्रिंसिपल्स ऑफ वारंटी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ वारंटी की बात है कि देखिए कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मीन्स हम कहें कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से या इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड पर्सन है कि जो मतलब पॉलिसी ले रहा है, दोनों की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि जो ये माना जाता है कि हाँ भैया ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो वारंटी दी जाती है कि वो 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सप्रेस वारंटी, तो देयर आर द रिटेन टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, कि कहने को मतलब कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे कुछ रिटन फॉर्म में होता है कि वो एकदम लिखित तौर पे होता है जिस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, वो आपको बता दिया जाता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि कल को कुछ भी होते हैं तो आपको किस केस में पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट पे किया जाएगा, कि कितने टाइम के बाद वो मैच्योर होगा। फिर दूसरी है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है, देयर आर द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर नॉट रिटेन एंड नॉट मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी बट दीज आर टू बी फॉलोड इसेंशियली। ठीक, अब देखिए कि बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लिखित तौर पे नहीं होती, लेकिन ये माना जाता है कि आप क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि अगर आप कोई चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाएंगे। और यहाँ पे और आगे अगर हम पढ़ें तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए शिप इज ड्यूली इंश्योर्ड विथ सेल थ्रू only the route which is used commonly by the other ships. The condition is to be followed even if this has not been mentioned in insurance policy. कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आप शिप इंश्योरेंस का पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, तो अब समुद्र में क्या होता है कि रास्ते डिसाइड होते हैं कि जिस रास्ते से आपकी जहाज जा सकती है, मीन जिस रास्ते से बाकी जहाज जाती हैं। मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लिए तो कंपनी ने इस चीज़ को उसमें नहीं मेंशन किया है, नहीं भैया आप अपने जहाज को उसी रास्ते से ले जाएंगे जहाँ से सब जहाजें जाती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, कंपनी ने नहीं बोला तो आप एक ऐसे रास्ते से गए कि जहाँ पे आपका जहाज डूब गया या चोरी हो गई। या हम आपको बोले कि जैसे आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने बाइक का इंश्योरेंस लिए, तो बाइक को चलाने के लिए क्या बना है, रोड्स बने हुए हैं। तो अब आप बाइक का इंश्योरेंस ले लिए और आप कर क्या रहे, बाइक को आग पे कूदा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। माना जाता है कि भैया बाइक अगर आपका है वो रोड पे चलाने के लिए बना है। इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा करें, दैट्स मीन्स कि आप एक बेफिक्र हो जाएं कि हाँ अब तो पॉलिसी ले लिए हैं, कोई भी लॉस होगा ये मेरे नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके बारे में भी हम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो डबल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स या जनरल इंश्योरेंस के केस में बेसिकली फॉलो किया जाता है। मीन्स अगर आप कभी भी करते हैं कि एक से अधिक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो ऐसे केस में जब आपको लॉस होता है तो सभी कंपनियां मिलकर उस लॉस की भरपाई करती हैं। अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि देखिए एग्जांपल्स के तौर पे, फॉर इंस्टेंस ए पर्सन गेट्स हिज हाउस वर्थ ₹12 लाख इंश्योर्ड फ्रॉम 3 कंपनीज, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। मीन्स एक पर्सन का घर का कीमत था 12 लाख रुपए और उसने इंश्योरेंस कंपनियां 3 कंपनियों से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख का। एट द टाइम ऑफ incurrence of loss, the company will be paid by the insurance companies, compensation will be paid by the insurance companies in the ratio of 1:2:3। कहने का मतलब कि जब आप 3 इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसी लेते हैं तो जब आपको लॉस होगा तो आपको जो पेमेंट मिलेगा तीनों कंपनियों से कंबाइंड रूप में मिलेगा और उसका रेशियो क्या डिसाइड किया जाएगा, जितने अमाउंट का आप पॉलिसी लिए हैं। जैसे यहाँ 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख का लिया गया तो अब 2:4:6 मीन्स 1:2:3 का रेशियो बनेगा। तो अगर आपको कल को 12 लाख के घर के वजह से 10 लाख रुपए का लॉस हुआ तो 10 लाख रुपए तीनों कंपनियां मिलकर इसी रेशियो में देंगी। ये नहीं कि हर कंपनी इंडिविजुअली आपको पेमेंट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन। अब देखते हैं क्या होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन applies to all the compulsory insurance contracts. As per this principle, when insurance companies compensate the insured for his loss of any property, then all rights related to that property automatically gets transferred to the insurance company. अब कहने का मतलब यह है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, और कल को आपको उससे लॉस हुआ, तो जब लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उस लॉस की भरपाई कर दिया, तो उसके बाद जो होता है उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता, उस सारा राइट्स कर सकते हैं कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास एक 4 व्हीलर थी, 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अब एक्सीडेंट जब हो गया और वो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे केस में कंपनी ने क्या किया, जो भी उस टाइम 4 व्हीलर का प्राइस हो सकता था वो पूरा का पूरा प्राइस आपको पे कर दिया। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी ले लिए और फिर उसके बाद क्या करें कि उस 4 व्हीलर के जो भी हम वेस्टेज हैं, कि हम कहें कि जो टूटा फूटा बचा हुआ उसका माल था, उसको आप बेच कर कुछ रियलाइज कर सके, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब जो भी राइट्स है उसका वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, अब उसका जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको बेचकर इंश्योरेंस कंपनी पैसा ले सकती है, आप नहीं ले सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन इफ इट इज इंश्योर्ड। कहने का मतलब है कि जैसे हमने पहले बताया, आप इंश्योरेंस पॉलिसी किसी चीज़ का ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्र हो जाइए, मीन्स आपको उसका केयर ही नहीं करना है क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने बाइक का इंश्योरेंस ले लिया, अब आप नहीं भी इंश्योरेंस लिए रहते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, बाइक को खड़ी करते हैं, लॉक करते हैं, अच्छे से चाबी निकाल लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आपने क्या किया, ले गए बाइक को खड़ी कर दिया मेन रोड पे, चाबी भी नहीं निकाले, भैया इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं, टेंशन का है का, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। या फिर हम बोले कि आपका गुड्स है गोडाउन में रखा हुआ है, आप उसका इंश्योरेंस करा लिए, कल को आग लग जाती है, तो अब आग लग गई है, आपको पता है कि इंश्योरेंस लिए, आप बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, अरे इंश्योरेंस पॉलिसी तो लिए ही है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको अपने तरफ से ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉस हो रहा है उस लॉस को रोकने की पूरी कोशिश करिए कि सेम वैसे जैसे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिए रहते। दैट्स मीन्स कि आप उतना केयर तब भी करिए उस चीज़ को कि जितना कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी न लेने की टाइम करते हैं। मीन्स जब आप उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं कराए रहते हैं उस टाइम जितना केयर करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी उतना ही केयर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों तो लॉस में ही जाएंगी, वो कुछ भी नहीं उनको प्रॉफिट होने वाला है। हर कोई क्या करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा, बस मजे करेगा, ठीक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, इसको देखते हैं। The insurance company will compensate for the loss suffered by the insured due to the causes mentioned in the insurance policy। अब देखिए बात है यहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां आपको उसी चीज़ का पेमेंट करेंगे, उसी लॉस की भरपाई करेंगे जो वहाँ पे मेंशन रहेगा, मीन्स जो पॉलिसी में। लेकिन कभी कभी लाइफ में होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जिसको आप हम कहें कि अलग नहीं कर सकते हैं। मीन्स जब लॉस आपको होता है वो लॉस अटैच रहता है, आप किस चाह कर भी उस चीज़ को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स उस लॉस की भरपाई करना पड़ेगा। जैसे हम बोले कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि समुद्र के रास्ते सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो अब उस शिप का आपने इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन जो गुड्स रखा था, या हम कहें कि गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया, शिप का नहीं था, ठीक है, तो सामान जब आ रहा है शिप रास्ते में डूब गई, ठीक है। अब जब शिप डूब गई तो आप क्या कर सकते हैं कि कंपनी ये बोलकर मना नहीं कर सकती, नहीं भैया हमने इंश्योरेंस जो किया था गुड्स का किया था वो तो शिप के डूबने की वजह से सामान लॉस हुआ है, तो शिप का डूबने में मेरा कोई हाथ नहीं, तो ऐसा कंपनी बोल के डिनाई नहीं कर सकती पेमेंट का। या हम कहें कि आपका ही इंश्योरेंस लिए, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हैं, तो जब एक्सीडेंटल पॉलिसी आपने लिया तो अब कल को आप मान लीजिए जा रहे हैं ट्रेन से, ठीक है, और ट्रेन में बम फटा, डेथ हो गई, तो अब कंपनी ये नहीं मना कर सकती, अरे एक्सीडेंटल में हमने ये नहीं बोला था कि बम फटने की वजह से मर जाएंगे तब हम देंगे, हमने तो इसलिए दिया था कि बाइक से या 4 व्हीलर्स हो जा रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो कुछ हो तब। दैट्स मीन्स यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ से कंपनी बच नहीं सकती है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज। आई होप ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आपको समझ में आ चुके होंगे। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक देखिए हमारा जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, और हम ये बोलें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हुआ या चेक्स के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो वो टॉपिक आपका बैंकिंग में भी आता है। तो हम यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, टाइप्स ऑफ चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये नहीं बताने वाले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम बोले कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि मीन्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं स्पेशली जो आपको जान लेना चाहिए, या पहले आप ऊपर देख रहे हैं कि हु कैन क्रॉस द चेक्स। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि चेक को क्रॉस कौन कर सकता है, तो ड्रॉवर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंकर। ड्रॉवर मीन्स जो लिख रहा है, होल्डर मीन्स जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम चेक होल्ड करता है। जैसे हम कहें कि हम किसी से पेमेंट लेना था तो हम गए उस पर्सन से लिए पेमेंट, तो जो साइन कर रहा है चेक को वो क्रॉस कर सकता है। या जब चेक हमारे पास आ गया तो हम होल्डर हो गए, हम भी क्या कर सकते हैं, चेक को क्रॉस कर सकते हैं। या बैंक में जाए तो अगर बैंकर के केस में रहता है कि इन केस कि बैंक को पेमेंट लेना है तो भी क्रॉस कर सकता है। फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बारे में हमने बताया था आपको कि कहने का मतलब कि ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम कहें कि अपने जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रिटर्न किया गया, मीन्स लिखा गया हो, और उसका पेमेंट भी अपने ही कंट्री में। कहने का मतलब कि जो ड्रॉ किया गया हो अपनी कंट्री में, पेबल हो अपने ही कंट्री में, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा। और कहें कि ड्रॉ इन इंडिया ऑन सम पर्सन रेजिडेंट देयर, मीन्स इंडियन पर्सन के ऊपर ही लिखा गया हो कि ठीक है, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का लगा। फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, एनी इंस्ट्रूमेंट्स विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि दस अ बिल outside India on any person resident outside India or bill drawn in India on a person outside India, कि मीन्स कि अगर कोई बिल इंडिया के बाहर लिखा गया तब भी वो फॉरेन बिल कहलाएगा, या कोई बिल ऐसे पर्सन पे लिखा जा रहा है जो इंडिया के बाहर रहता है, या हम कहें कि जिसका पेमेंट इंडिया के बाहर होने वाला है, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, फिर आती है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्या होता है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स विच in form is such that it may either be treated as bills of exchange or promissory note is an ambiguous instrument। अब कहने का मतलब कि कोई ऐसा आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर सकते हैं या प्रॉमिसरी नोट कर सकते हैं ट्रेड, तो आपका क्या कहलाएगा, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएगा। फिर आपका अगला आता है इनोक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्या होता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स लिविंग अमाउंट नेम ऑफ पे एंड डेट ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब कि अगर आप जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहे हैं या चेक्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, कोई अमाउंट नहीं लिखते हैं, या हम बोलें कि नेम ऑफ पे मीन्स किसको पेमेंट जाना वो, या डेट आप नहीं लिखते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इनकोट इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। फिर एकोमोडेशन बिल्स। एकोमोडेशन बिल के बारे में हम बता चुके थे कि मीन्स ऐसा बिल जो विदाउट एनी ट्रेड ट्रांजेक्शन लिखा जाए, मीन्स हम कहें कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को हेल्प करने के लिए लिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन बिल कहलाएगा। फिर फिक्टिशियस बिल्स, when the name of drawee or payee or both are fictitious the bills is called fictitious bills। मीन्स कहने का मतलब जो है कि अगर ड्रॉवर का नाम या पेई का नाम या दोनों का वो नाम उस पर जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है फिक्टिशियस बिल्स। ठीक, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब देखिए बैंकिंग और मनी की जो क्लासेस थी आज हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मीन्स ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें अगर ऐसी होंगी कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, तो आने वाले टाइम में जैसे हम अकाउंट्स की क्लास लेंगे, इकोनॉमिक्स या बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी हम बोलें कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मेरी तरफ से ख़त्म होती हैं। अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपके एग्जाम में आए ही। तो आज ये आपका मनी एंड बैंकिंग का लास्ट क्लास मेरे तरफ से होता है, लेकिन हम अभी भी करें कि बीच में हम देखेंगे अगर कोई भी चीज़ें हमें ऐसी लगेंगी जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अगर आपको कोई भी मनी एंड बैंकिंग से अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में या जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है, जो प्लेटफॉर्म, कॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। लास्ट में हम कहेंगे कि जो न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 16 अगस्त से, उसके लिए आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को जरूर एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।